हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जहां पर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर ने, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान ने इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है, उसको देखा, उसका नीड्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, वो भी सारा कुछ देखा। उसके साथ साथ कुछ बेसिक्स आइडिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हो गया कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, या फिर कॉस्ट बेनिफिट क्या क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या क्या है। ये सारा कुछ हमने बहुत ही गहरी लेवल पे देखा हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा पहले उसको जाके देख लो, क्योंकि वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल जब तक आपको नहीं मालूम होगा आप आगे बेहतर समझ नहीं पाओगे। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम ज्यादातर मैन पावर के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट का क्या रोल रहने वाला है, ये सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग? पहले तो हमको मैन पावर को समझना पड़ेगा। जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मटेरियल्स है, व्हाट एवर वी है, उसको बेहतर वे में यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, ऑप्टिमम रिजल्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, मैन चाहिए ही चाहिए। मैन ही वो मीडियम है जो क्या करता है, ये सारे रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। इसीलिए मैन पावर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है इकोनॉमिकल टर्म से। ओके, तो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो गया, रीजनल लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया, कोई भी लेवल हो, अगर आपके पास मटेरियल्स है, टेक्नोलॉजी है या फिर फाइनेंस है, तो उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए ही चाहिए। और मैन पावर के द्वारा ही आप क्या करोगे, उसको बेटर यूटिलाइज करोगे। और यही मैन पावर के लिए बेटर स्ट्रेटेजी डेवलप करना ही, बेटर प्लानिंग डेवलप करना ही, बेटर मैनेज करने के लिए कोई ट्रेनिंग इनिशिएट करना ही वास्तव में हो जाता है मैन पावर प्लानिंग। तो यहाँ पर ज्यादातर रिव्यू किया जाएगा कि अभी के हाल में कितना मैन पावर मौजूद है, और उसके साथ साथ फ्यूचर में जो कार्य करने वाले हैं उसके लिए और कितना ज्यादा चाहिए। इसका जो एस्टिमेशन है आप ज्यादातर प्लानिंग के स्टेज में देखोगे। ओके, उसके साथ साथ अगर आप फ्यूचर में ज्यादा एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, ट्रेनिंग के द्वारा उनके स्किल को डेवलप करोगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मैन पावर को टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दे रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं मैन पावर प्लानिंग में आएगा। तो वास्तव में बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं वो मैन पावर प्लानिंग को कैसे डिफाइन करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। पहले जो के अस्तफा है वो क्या कहते हैं, मैन पावर प्लानिंग एक तरह का स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को बेटर वे में एक्वायर करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, उनको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को और बेटर करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को और हाइट्स पे ले जाना चाह रहे हैं। ये काम है मैन पावर प्लानिंग का। ओके, फिर जो टीवी राव है, टीवी राव भी बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है। ये भी क्या कह रहे हैं, मैन पावर प्लानिंग एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर होगा, और उसी के आधार पे हम अभी प्लान करेंगे ताकि उतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स हम क्या कर पाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिक्रूट कर पाए। ओके, फिर जो सुवा राव है, सुवा राव क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैन पावर प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट सिचुएशंस को बेटर वे में एनालाइज कर रहे हैं, और उसको बेटर वे में एनालाइज करके आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, कितना मैन पावर हमको चाहिए ताकि हम एक बेटर दिशा में जा सके, ताकि एक बेटर हाइट्स को हम पहुंच पाए, उसको वो बेटर फोरकास्ट करता है। देन पीटर डकर क्या कहते हैं, पीटर डकर तो कहते हैं कि जो मैन पावर प्लानिंग है ये एंटीसिपेट करने की एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कितना सही नंबर का पीपुल चाहिए एक कार्य के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उनके पास कौन से वो राइट स्किल होना चाहिए जिसके द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशंस और भी फ्लरिश्ड हो सके। यही है मैन पावर प्लानिंग, ये कहना है पीटर डॉकर का। ओके, और लास्ट में गैरी डेसलर क्या कहते हैं, गैरी डेसलर कहते हैं कि मैन पावर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स का ही एक बेटर प्लानिंग है। बेटर प्लानिंग इन द सेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ है या फिर हम काम कर रहे हैं, उसका जो नीड्स है, उसका जो एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हमको बेटर ह्यूमन
रिसोर्स चाहिए और उसको कैसे हम कैटर करेंगे, आने वाले फ्यूचर में कितना ह्यूमन रिसोर्स हमको लेना चाहिए, उनके लिए कौन सा स्किल चाहिए, ये सारा कुछ जहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं मैन पावर प्लानिंग ही है। ओके, ये कहना है गैरी डेसलर का। तो मैन पावर प्लानिंग कैसे किया जाता है, वास्तव में कौन कौन सा वो स्टेप्स है जिसके द्वारा हम मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, ज़्यादातर यहाँ पर देखोगे 4 तरह के स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है वो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं, करंट के सिचुएशंस को हम बेटर वे में एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि कैसा ऑर्गेनाइजेशंस हमारा है, यानी कि कितना मैन पावर चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशंस में, कौन से टाइम चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पर एनालाइज होता है। यानी कि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स को देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना ज़्यादा मैन पावर चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना डिपार्टमेंट है, कितना रस रहता है, कितना इम्पोर्टेंस है, कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में कम चाहिए। इसको आप बेटर वे में एनालाइज करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉई अलर्ट करोगे। ओके, तो जब आप बेटर वे में एनालाइज कर लोगे, आप फोरकास्ट कर पाओगे, यानी कि फ्यूचर में हमको कितना ज़्यादा ह्यूमन पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इसको आप बेटर वे में फोरकास्ट करोगे। और फोरकास्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए होता है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट फोरकास्ट कर रहा है कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा फील्ड में और ज़्यादा हमको ह्यूमन पावर चाहिए, या फिर ये सेक्शंस में हमको ह्यूमन पावर चाहिए, तो इसके लिए हमको पहले से ही रिक्रूट करके रखना पड़ेगा। ये क्या है, ये हम फोरकास्ट कर रहे हैं। कोई ट्रेंड्स को एनालिसिस करके भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं। फिर जो तीसरा है वो है डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब है जब आपने एनालाइज कर दिया कौन सी डिपार्टमेंट का लोड कितना है, कितना चाहिए, फिर आपने फोरकास्टिंग कर लिया कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमको कितना चाहिए वो भी आपने आकलन कर लिया। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि एक सिलेक्शन प्रोसेस या फिर एक रिक्रूटमेंट को आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि कि आप बेटर ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर पाओ, रिक्रूट कर पाओ फॉर योर डिजायर वर्क। और लास्ट में जो हो गया वो हो गया डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में 2 काम ज्यादातर होते हैं। जो नए आए हैं उनको काम के बारे में ज्यादातर हम उनको अवेयर कराते हैं या फिर ओरिएंट कराते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हमारे पास है उनके स्किल को डेवलप करने के लिए बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है उनका स्किल और ज्यादा बेहतर हो, ताकि उनसे हम बेटर आउटपुट ले पाए और ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट हो। इसीलिए ये 4 जो प्रोसेस है, एनालाइजिंग, फोरकास्टिंग, डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग, ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन पावर को डेवलप करने में, ह्यूमन पावर प्लानिंग में सबसे ज्यादा काम में आ रहा है। ओके, तो ये 4 मेन पावर प्लानिंग के 4 बड़े स्टेप्स है। ओके, तो मेन पावर प्लानिंग के क्या कुछ बेनिफिट है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। मेन पावर प्लानिंग के जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, या फिर और भी जो रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो गया, या फिर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस हो गया, वो सारा कुछ को हम बेटर यूटिलाइज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइज करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बेटर प्लानिंग कर रहे हैं, उसको बेटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक बेटर दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारों को बेटर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ पर संभव होगा, जहां पर बेटर मैन पावर प्लानिंग होगा वहां पर ये संभव होगा। जहां पर बेटर मैन पावर प्लानिंग होगा वहां पर हम क्या कर पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स को हम बेटर वे में यूटिलाइज कर पाएंगे, सारे सेक्शंस में, सारे के सारे सेक्शंस में हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। उसके साथ साथ क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर एम्प्लॉइज और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा इफिशियंसी उनमें बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, ऊपर उठने के चांसेस रहेंगे, ये भी तो उनको ज्यादा मोटिवेट करेगा। ओके, फिर क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ग्रुप्स या फिर नीड ऑफ द सेक्शंस, इसीलिए वहां पर क्या होगा, वहां पर ह्यूमन रिलेशंस भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा और बेटर आउटपुट्स आएगा वेरियस सेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, और जितना ज्यादा
आप ट्रेनिंग वगैरह दोगे, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो टाइम ज़्यादा लग रहा था, मनी ज़्यादा लग रहा था, एफर्ट ज़्यादा लग रहा था, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। यानी कि इफिशियंसी होगा तो आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले आ पाओगे, कम मनी में आप ज़्यादा बेनिफिट प्रोड्यूस कर पाओगे, कम एफर्ट में आप ज़्यादा फायदा निकाल पाओगे। ओके, इसीलिए मैन पावर प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखें तो व्हाट इज द नीड ऑफ मैन पावर प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्यों चाहिए भाई, किस लिए चाहिए? अगर आप देखोगे, अगर मैन पावर प्लानिंग नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशंस में कितना शॉर्टेज है ह्यूमन पावर आप जान ही नहीं पाओगे, या फिर कितना सरप्लस है आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट में आप ज्यादा ह्यूमन एलोकेट कर दिए हो और एक डिपार्टमेंट जहां पर ज्यादा काम हो रहे हैं वहां पर कम ह्यूमन रिसोर्स आपने दिया हुआ है, तो वहां पर बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आउटपुट्स निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैन पावर प्लानिंग क्या करता है, आपके शॉर्टेज को या फिर सरप्लस को और बेहतर चैनलाइज करने के लिए आपको डायरेक्शंस देता है। फिर जो दूसरा है, अगर आप फोरकास्ट कर रहे हो कि उतना चाहिए ही चाहिए, इतने नंबर्स ऑफ ह्यूमन पावर हमको चाहिए ही चाहिए, अगर आपके इंस्टीट्यूशंस में उतना ह्यूमन पावर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, नए फैकल्टीज के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हो और एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप रिक्रूट कर सकते हो। मैन पावर प्लानिंग का सबसे बड़ी जो खासियत है, अगर आपने बेटर मैन पावर प्लानिंग किया होगा तो ओवर क्राउडिंग कभी भी नहीं होगा। ओवर क्राउडिंग का मतलब है जहां 5 बंदे चाहिए वहां पर आप 8-10 बंदे रखोगे ही नहीं, और वहां पर क्या होगा, आपका जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो एक सेक्शन में 5 चाहिए था, आपने 8 लगा दिया, 10 लगा दिया, तो वहां पर क्या होगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ेंगे। ओके, फिर मैन पावर प्लानिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप बेटर टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके साथ साथ अगर औरों में नहीं है तो उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपके पास कुछ क्लार्क्स है या फिर कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, कुछ को कंप्यूटर मालूम है तो वो ऑफिशियल काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ को मालूम नहीं है तो आप क्या करा सकते हो, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग के साथ साथ उनके टैलेंट्स को और नर्चर कर सकते हो। उनको डेवलप जब करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या है, ये आप उनको टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आप उनको फर्दर इंप्रूव कर रहे हो। और जितना ज्यादा बेटर मैन प्लानिंग होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, यानी कि एक बंदे से आप 2-3 काम भी ले सकते हो, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, बेटर ट्रेनिंग के जरिए नए नए स्किल उनमें डेवलप कर दिया है, तो वहां से आप 3-4 काम, 3-4 वेराइटीज के काम भी निकाल सकते हो, यानी कि कार्य के डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। और मैन पावर प्लानिंग के जरिए आप ह्यूमन पावर को बेटर मैनेज कर पाते हो। तो ये हो गया नीड्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। फिर नेक्स्ट हो गया रिसोर्सेस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको कैसे बेटर मैनेज किया जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले रिसोर्स फॉर एजुकेशन का मतलब क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रिसोर्स माना क्या है, जो एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, बेटर करने के लिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए उन सारों को हम रिसोर्स कहेंगे। यानी कि कोई टूल हो गया, मटेरियल हो गया, पर्सन्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारा कुछ जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको कि हम यूज कर रहे हैं ताकि एक बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट किया जा सके और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, तो कितने प्रकार के ये एजुकेशनल रिसोर्सेस होते हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले तरह का एजुकेशनल रिसोर्स हो गया ह्यूमन रिसोर्सेस, जैसे कि टीचर्स हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो गए या फिर कम्युनिटीज मेंबर हो गए, दोज पर्संस हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एजुकेशनल सेटिंग्स, उनको ही कहा जा रहा है ह्यूमन रिसोर्सेस। इसके साथ साथ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मटेरियल रिसोर्सेस हो गए। मटेरियल यानी कि टेक्स्ट बुक हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, क्लासरूम सप्लाईज हो गया, ये सारा कुछ आएंगे मटेरियल रिसोर्सेस में। फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादातर मॉनिटरी है, यानी कि जो फंडिंग हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट से हो रहा है, प्राइवेट से हो रहा है, फीस के द्वारा हो रहा है या फिर डोनेशंस के द्वारा हो, जो फाइनेंसेस आ रहे हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्स के अंडर आते हैं। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, जहां पर बच्चे पढ़ेंगे, जहां पर बच्चे सीखेंगे। ओके, जितना ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा बेहतर
एजुकेशन देने की संभावना होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही बड़ा रिसोर्स है एजुकेशन में। ओके, तो जैसे कि स्कूल बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरीज हो गया, जिम हो गया, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स में आएंगे। फिर हो गया डिजिटल रिसोर्स। डिजिटल रिसोर्स यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ई बुक्स हो गया, एजुकेशनल वीडियोस हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गया, ऑनलाइन क्विजेस हो गया, या फिर ऑनलाइन गाइडेंसेस जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है उन इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ये सारा कुछ हो गया डिजिटल रिसोर्सेस। फिर सपोर्ट सर्विसेज भी एक तरह का रिसोर्सेस है, जैसे कि हम कुछ स्पेशल एजुकेशंस दे रहे हैं, काउंसलिंग्स दे रहे हैं बच्चों को और बेहतर करने के लिए, ये भी रिसोर्सेस है। ओके, और लास्ट में कल्चरल एंड सोशल रिसोर्सेस, यानी कि प्योर नेटवर्क क्रिएट किया गया हो या फिर कोई म्यूजियम रखा हुआ हो जहां पर बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट को हम दर्शा पा रहे हैं, उनके द्वारा शिक्षा दे पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक रिसोर्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फाइनेंसिंग एजुकेशन, और इसके ऊपर तो एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। तो फाइनेंसिंग एजुकेशन क्या है? फाइनेंसिंग एजुकेशन का मतलब हो गया कि एजुकेशन को बेहतर करने के लिए हम जो कुछ फाइनेंस एलोकेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर कहीं कहीं से ला रहे हैं, ये सबको कहा जा रहा है फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन हो गया वो विधि जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को फाइनेंस कर रहे हैं, एजुकेशन को हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, इसको ही कहा जा रहा है फाइनेंसिंग एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कुछ भी रिक्वायर है वो सारा कुछ एलोकेट किया जा रहा है ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए, बेटर सैलरीज एम्प्लॉइज को दिया जा सके, या फिर बेटर मटेरियल परचेज किया जा सके ताकि लर्निंग बेहतर हो। फिर देख लेते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर एजुकेशन। क्या वो सोर्सेस है जिसके जरिए हम एजुकेशन को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इंडिया में जितने सारे आप फाइनेंसिंग सिस्टम को देखोगे, यहाँ पर ज्यादातर दो कैटेगरी के सोर्सेस आप देखोगे। एक है पब्लिक सोर्सेस और दूसरा है प्राइवेट सोर्सेस। पब्लिक सोर्सेस का मतलब क्या है? पब्लिक सोर्सेस का मतलब हो गया गवर्नमेंट फंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट फंडिंग दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अगर ये डायरेक्ट फंडिंग दे रहा है तो वो हो गया पब्लिक सोर्सेस। ओके, और प्राइवेट सोर्सेस क्या है? प्राइवेट सोर्सेस का मतलब हो गया अगर बच्चे फीस दे रहे हैं, पर्सन्स फीस दे रहे हैं, कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है, कोई बड़े व्यक्ति है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ए डोनेशंस, और उसी के चलते ही क्या हो रहा है, एजुकेशन को फाइनेंस दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्राइवेट सोर्सेस। कई कई जगह पर आप देखोगे और भी दो तरह के कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि इंटरनल सोर्स हो गया और एक्सटर्नल सोर्स हो गया। इंटरनल सोर्स का मतलब विद इन कंट्रीज में अगर फंड्स एलोकेट किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि इंडिया के अंदर ही सारे फाइनेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये हो जाएगा विद इन द कंट्री, यानी कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। प्राइवेट का मतलब हो गया अगर हम स्टूडेंट से फीस कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ट्यूशन फीस हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स और भी कई तरह के जो फीस हम स्टूडेंट से डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, ये प्राइवेट सोर्स है और ये इंटरनल सोर्स को बता रहा है। ओके, फिर कुछ कुछ जगह पर आप एजुकेशनल लोन्स के द्वारा भी क्या करते हो, फाइनेंस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि बैंक्स हो गया, या फिर कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, लोन इंस्टीट्यूशंस जो कि बच्चों को लोन देते हैं ताकि वो बेटर एजुकेशंस ले पाए, और इसके चलते ये क्या करेंगे, ये उस मनी को ये एजुकेशंस में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी हो गया प्राइवेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, फिर हो गया डोनेशंस, जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, कोई ट्रस्ट होता है, इंडस्ट्रीज होता है, या फिर कोई अदर पर्सन होता है, विद इन द कंट्री की बात किया जा रहा है, अगर वो डोनेशंस दे रहे हैं और उसके चलते एजुकेशन स्ट्रेंथन हो रहा है या फिर एजुकेशन को हम फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी प्राइवेट सोर्स में आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट तरह का हो गया पब्लिक सोर्स। पब्लिक सोर्स ज्यादातर आप देखोगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे कि बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे हायर एजुकेशन को यूजीसी देता है, ये सारे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। ओके, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा पब्लिक सोर्स है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा भी ये क्या करता है, ये अपना शेयर देता है। फिर लोकल बॉडीज भी क्या करते हैं, लोकल बॉडीज भी जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया, जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ये भी एजुकेशन को बेटर करने के लिए बहुत सारा फंडिंग देते हैं, तो ये हो गया पब्लिक सोर्सेज। ये दोनों को मिला के हम कह सकते हैं ये है इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कि विद इन द कंट्री ये सारे सोर्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम फाइनेंसिंग विद इन द कंट्री ना करके और फॉरेन कंट्री का हम हेल्प लेंगे या फिर फॉरेन कंट्री से
एजुकेशन को बेटर करने के लिए फाइनेंस आ रहा है तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, ये बेसिकली आउट ऑफ कंट्री से आता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जा रहा है। यानी कि फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, एफडीआई हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। तो ये क्या करते हैं, एड देते हैं, डोनेशंस देते हैं, जिसके जरिए हम एजुकेशन को और बेटर कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि इंटरनेशनल एड हो गया, वेरियस जो टॉप रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, वो पैसा देता है ताकि एजुकेशन और बेटर हो पाए, एक बेटर एजुकेटेड ग्लोब की रचना हो पाए, बेटर कोऑपरेशंस के द्वारा एक बेटर वर्ल्ड की क्रिएशंस करने की मोटिव को लेके ये क्या करेगा, ये फाइनेंस देगा अंडर डेवलप कंट्रीज को। ओके, तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक आ सकता है, यूनेस्को आ सकता है, यूनिसेफ आ सकता है। यहाँ से फंडिंग आती है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए या फिर एजुकेशन को बेटर करने के लिए। ओके, फिर हो गया एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन कंपनीज जो होते हैं वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन के ऊपर और एजुकेशन को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर कई कई जगह पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी बच्चों को दिया जाता है। जो इंडियन स्टूडेंट है जो बेटर करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, वेरियस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से ये क्या करते हैं, स्कॉलरशिप पाते हैं और उस स्कॉलरशिप के द्वारा ही वो एजुकेशन को एसेस कर पाती है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी एजुकेशन को फाइनेंस दे रहा है। फिर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्लोबल फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं या फिर कोई कोई एनजीओ को एडॉप्ट कर लेते हैं और उस एनजीओ के द्वारा भी ये फाइनेंस देते हैं ताकि और बेटर एजुकेशन हो पाए। फिर कई कई जगह पर हम देखते हैं कोलैबोरेशन के द्वारा इंडिया क्या कर रहा है, बेटर एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ हो गया या फिर कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ हो गया या फिर कोई बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके एजुकेशन को और बेटर करने की कोशिश करता है। ये भी क्या है, ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। फिर नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कौन कौन से वो प्रिंसिपल कोर आइडियोलॉजी पे खड़ा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ज्यादातर जो फाइनेंसिंग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ताकि एक बेटर एजुकेशनल सिस्टम डिजाइन किया जा सके, जो गोल हमने लिए है, जो एम्स हमने सेट किए हैं उसको हम अचीव कर पाए, इसीलिए हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मोटो क्या है, समाज में हम क्या देना चाह रहे हैं, इक्विटी देना चाह रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फोस्टर करना चाह रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, एथिकल वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, एजुकेटर्स को बेटर एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। इसके जरिए हम बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाह रहे हैं, एक बेटर एनवायरमेंट, एक लर्निंग स्पिरिट डेवलप करना चाह रहे हैं। यानी कि जो एम्स हमने रखा है उसको बेटर तरीके से अचीव करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है फाइनेंसिंग का। तो कोर लेवल पे क्या कुछ रहने वाला है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा कोर जो प्रिंसिपल है फाइनेंसिंग का वो है नेशनल यूनिटी। नेशंस में एक यूनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फाइनेंसिंग क्यों हो रही है, ताकि हम सारे देश में एक यूनिटी क्रिएट कर पाए। जितना बेटर एजुकेशन होगा उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ज्यादा यूनिटी हमारे में होगा। इसीलिए फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी की तरफ इंडिकेट करता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूज को फोस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्स कंट्री में टॉलरेंस बहुत ही ज्यादा चाहिए। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट दे, टॉलरेट करे, एक कास्ट दूसरे कास्ट को, क्योंकि बहुत सारा डाइवर्सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यू कहीं ना कहीं हम सबको यूनाइट करेगा। ओके, इसके साथ साथ बच्चों के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को फोस्टर करेगा और सबसे बड़ी बात जो है सोशल कोहेशंस को ये कल्टीवेट करेगा, ताकि सोसाइटी में एक बेटर स्टेबिलिटी हो, एक बेटर भाईचारा हो और हम सभी को अच्छे से एक्सेप्ट करे, टॉलरेट करे और इतने सारे डाइवर्सिटीज के साथ हम जिए। ओके, फिर जो दूसरा एस्पेक्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है, इक्विटी में हम ज्यादातर फेयर अपॉर्चुनिटीज एलिजिबल इंडिविजुअल्स को देना चाह रहे हैं। जिसको जितना चाहिए, जिसका नीड्स जितना है उसी के नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको अपॉर्चुनिटीज दे पा रहे हैं। इसको कहा जाता है इक्विटी। यानी कि जो मार्जिनाइल ग्रुप है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है या फिर फिजिकली चैलेंज्ड ग्रुप है, रूरल पॉपुलेशन है, स्पेशल कैटेगरीज है, ये सारों को हम स्पेशल इम्फासाइज
प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि उनको हम अपलिफ्ट कर पाए। इसी को ही इक्विटी कहा जाता है। ओके, फिर इक्विटी में आता है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी में भी आप देख सकते हो मेल के मुकाबले फीमेल पिछड़ते जा रही है, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी अपलिफ्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए उनको भी प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनको भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, चाहे रिजर्वेशंस के आधार पे हो गया या फिर बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स के द्वारा हो गया। उनको भी जब हम अपॉर्चुनिटीज देंगे तो वो भी आगे आएंगे और एक बेटर समाज की स्थापना हो पाएगी। तो ये हो गया इक्विटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। और एक एस्पेक्ट को हम देखेंगे तो वो है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। फाइनेंसिंग के द्वारा हम कुछ ऐसा एथिक्स, कुछ ऐसा इंटीग्रिटी, कुछ ऐसा ट्रस्ट हम डेवलप करना चाहते हैं जिसको बच्चे देख के एज ए रोल मॉडल शिक्षा करे, जिनको देख के, जिनको महसूस करके बच्चों को लगे कि ये हमारे वास्तव में वैल्यूज है, ये वास्तव में एथिक्स है, इसी को ही हमको जीवन में उतारना है। इसको ही कहा जा रहा है एथिकल कंडक्ट। तो ऐसे एथिकल वैल्यू जब हम बच्चों में फोस्टर कर पाएंगे तभी जाके हम कहेंगे कि जो फाइनेंस हमने यूटिलाइज किया था एजुकेशन में वास्तव में उसका सही आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इसको एड्रेस करने के लिए हम कुछ बेटर वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, बेटर स्किल बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करेंगे, सोसाइटी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो बेटर कैटर कर पाए, उसको वो बेटर डील कर पाए और सारे कंट्रीज में एक इंटीग्रिटी का फीलिंग्स वो डेवलप कर पाए। प्रिंसिपल के और एक आयाम है गुड गवर्नेंस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। जितना बेहतर गवर्नेंस होता है उतना बेहतर इफेक्टिवनेस होता है या फिर इफिशियंसी होती है। इसीलिए हमको पहला काम जो करना पड़ेगा, एक बेटर एजुकेशनल सेटअप डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि क्रिएशंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशंस डेवलप करना पड़ेगा। जितना बेटर क्वालिटी वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा उतना बेटर सिटीजन वहां पर डेवलप होंगे, उतना बेटर प्रोडक्टिव पर्संस वहां पर डेवलप होंगे और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशंस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में जो एजुकेशन होता है इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इनोवेटिव होता है और रेस्पॉन्सिव होता है। इंडिया का भी हायर एजुकेशन को उनके जैसा फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड रेस्पॉन्सिव करना ही पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। तो फाइनेंसिंग्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, रोल है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या कुछ रोल है वो भी देख लेते हैं। इंडिया में ज्यादातर जो हायर एजुकेशन होते हैं वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गया या फिर नेशनल इंपोर्टेंस बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे आईआईटीज, एनआईटी ऐसे हो गए, और बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिया का इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स है जिसको कि गवर्न करता है गवर्नमेंट। कई कई इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करता है जिसको हम कह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। कई कई इंस्टीट्यूशंस को स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, वो इनिशिएट करता है, वो फाइनेंसिंग करता है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गया। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेटली फंडेड होते हैं, यानी कि ये फीस के द्वारा या फिर कोई कोई बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट के द्वारा वो चलते हैं। तो रोल की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बहुत सारे फंडिंग सोर्सेस देता है ताकि एजुकेशन और ज्यादा ग्रूम हो सके। नेशनल लेवल में बहुत सारे प्लानिंग कमीशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे प्लान्स करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे रिसर्चेस करते हैं ताकि क्या करना चाहिए, कैसे हम एजुकेशन को बेटर कर पाए, कैसे हम एजुकेशन को और ज्यादा ग्रूम कर पाए, उसके ऊपर वो काम करते हैं। बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज भी होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी होती है जो क्या करते हैं, एजुकेशन को बेटर करने के लिए फंडिंग देते हैं। जैसे हायर एजुकेशन को कौन फंडिंग देता है, यूजीसी फंडिंग देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंडिंग देता है, और इस फंडिंग से ही हायर एजुकेशन और ज्यादा ग्रूम होता है। फिर केप भी होता है जो क्या करता है, ये ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हायर एजुकेशन को बेटर करने में हेल्प कर रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एजुकेशन को फाइनेंसिंग करने में क्या कुछ दिक्कतें आती है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन को कैटर करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। करोड़ों लोगों को एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन
इंस्टीट्यूशंस देना या फिर बहुत ही वैरायटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग देना स्टेट के लिए हो गया या फिर गवर्नमेंट के लिए हो गया या फिर प्राइवेट संस्थाओं के लिए भी हो गया, एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग वर्क है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो बड़ी बाधा है, पॉपुलेशन तो एक एस्पेक्ट है ही, बट पॉपुलेशन के साथ साथ और भी कई तरह के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं, जिसको कि आपको आंखों के आगे रखना पड़ेगा जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो, जब आप सारे तरह के कार्य कर रहे हो। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है या फिर हिंड्रेंसेस है जो कि फाइनेंसिंग में आते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। पहला जो सबसे बड़ी हर्डल है, प्रॉब्लम्स है, वो है इनसफिशिएंट बजट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहा है। हमने टारगेट लिया था 6% एक्सपेंडिचर ऑफ द होल जीडीपी। हम नेशनल पॉलिसीज में बार बार कहते भी है 6% जीडीपी का हमको इन्वेस्ट करना है एजुकेशन में, लेकिन अब तक कोई भी ईयर में हमने ये टारगेट अचीव किया ही नहीं है। यानी कि देखो यहाँ पर 3 से 4% के बीच ही ज्यादातर एक्सपेंसेस हो रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन में। तो ये क्या है, ये इनसफिशिएंसी की बात कर रहा है, यानी कि हम जितना देना चाहिए उतना दे ही नहीं पा रहे, इसीलिए हमारा एजुकेशन पिछड़ते जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे डिस्पैरिटीज बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रूरल एरिया एक अलग तरह से सेट ऑफ है, अर्बन एरिया एक अलग तरह से सेट ऑफ है, स्टेट्स में भी अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस वगैरह रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फंडिंग देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इन सारे चैलेंजेस को अच्छे से कैटर कर ही नहीं पा रहा है। इसीलिए आप ज्यादातर देखो कि अर्बन एरिया में जितना ज्यादा एजुकेशन ग्रूम हो पाया है, रूरल एरिया में उतना ज्यादा ग्रूम नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? रूरल एरिया में हम इंस्टीट्यूशंस बना ही नहीं रहे, यानी कि फंडिंग वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। आप अगर एक सिटीज को देखोगे वहां पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट फ्रॉम नर्सरी से लेके तो यूनिवर्सिटीज तक। लेकिन अर्बन एरिया में उतना ज्यादा नहीं होते, लगभग नहीं के बराबर होते हैं। ओके, वहां पर अगर आप डिस्टेंस का भी देखोगे, बहुत दूर दूर तक एक कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, बहुत दूर दूर तक एक यूनिवर्सिटी शायद ही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो डिस्पैरिटीज है ना, ये डिस्पैरिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट रूरल एरिया को ज्यादा फंडिंग नहीं कर रहा है, अर्बन एरिया को ज्यादा फंडिंग कर रहा है। ओके, और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डिपेंडेंसी। हम ज्यादातर किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है? गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट जितना फंडिंग देगा उसी के आधार पे हम एजुकेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं। लेकिन बाहर के कंट्रीज में अगर आप देखोगे, प्राइवेटली भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्लोरिश्ड होते हैं। इंडिया में भी वो हो रहा है, लेकिन उतना रैपिडली नहीं हो रहा है। रूरल एरिया में तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना के बराबर होते हैं, इसीलिए प्राइवेट फंडिंग भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा प्राइवेट फंडिंग आएगा उतना ज्यादा हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट ऑफ कर पाएंगे और बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। और एक जो बड़ा ऑब्स्टेकल्स है, जितना ज्यादा मॉडर्न एज बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। बेटर एजुकेशन चाहिए तो आपको बेटर एक्सपेंस करना पड़ता है, इसीलिए जो पुअर क्लासेस होते हैं, जो मिडिल क्लासेस होते हैं, वो बेटर एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये भी एक बहुत ही बड़ा हर्डल है। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इनसफिशिएंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन को बेटर करने के लिए, चाहे 4% हो गया, चाहे 3.5% हो गया, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट का जितना ज़्यादा क्रूशियल रोल है, उससे ज़्यादा क्रूशियल रोल आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा प्राइवेट पार्टनरशिप्स होता है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, उतना ज़्यादा एजुकेशन ग्रूम करता है। इसीलिए इंडिया में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। फिर सबसे बड़ा जो कंसर्न अगर हम इंडिया जैसे कंट्री में देखेंगे तो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या हमारा फाइनेंस जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटर वे में मैनेज कर पा रहे हैं, बेटर मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप देखोगे जितना फंड आया था उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है। करप्शंस भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके चलते अगर 100 आया है तो 100 वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत ही बड़ी दिक्कत की ये बात है। अगर आप सोचो जितना आ
रहा है उतना अगर इन्वेस्ट हो, बेटर प्लानिंग के साथ हो, बेटर मैनेजमेंट के साथ हो, तो कितना ज़्यादा बेहतरी आपको एजुकेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी समस्या इंडिया में खास तौर देखने को मिलता है। लेकिन आप जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, कितना बेहतरी से वहाँ पर काम होता है, बहुत ही हाई लेवल के सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। वो जब पहले उसको चेक कर लेंगे, वो जब परमिशंस देंगे, फिर बीच बीच में आके वो ऐसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग्स वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो इसके चलते क्या हो रहा है, क्वालिटी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, क्वालिटी ज़्यादा एनहेंस हो रहा है। इसीलिए उनका इंस्टीट्यूशंस उतना ज़्यादा ग्रूम कर रहा है, उनका एजुकेशन उतना ज़्यादा बेटर हो रहा है एज कम्पेयर टू आवर कंट्रीज। ओके, फिर जो नेक्स्ट कंसर्न है वो है करप्शन। करप्शन तो सबसे बड़ा दिक्कत है इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे जितना पैसे आ रहे हैं, जितना फंडिंग आ रही है, जितना फंडिंग एलोकेट हुए है, क्या सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं भाई। अब अगर रूट लेवल में जाओगे ना, रूट लेवल में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है ड्यू टू करप्शंस। करप्शंस इतना हद तक आप देखने को पाओगे कि अगर किसी को आप काम दे रहे हो, उसको अगर 100% दिया गया है तो वो किसी को 2% दे रहा है, किसी को 3% दे रहा है। मिनिस्टर्स ले रहे हैं भाई, यहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शंस यहाँ पर है। एमपीज ले रहे हैं, मिनिस्टर्स ले रहे हैं, फिर ऑफिशियल्स ले रहे हैं। ऐसे करके वहाँ पर जो काम करने वाला होगा उसके पास कितना फंडिंग आ रहा है, उसके पास आएगा शायद 50-60% आएगा, वो भी वहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगा, वो भी अपने प्रॉफिट को रखने की कोशिश करेगा, वो भी करप्ट करेगा। और उसके चलते जो क्वालिटी एनहेंस होना चाहिए था, जो क्वालिटी हमको मिलना चाहिए था, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। इसीलिए तो भाई क्वालिटी एजुकेशन हो नहीं पा रहा है, सभी में करप्शन ही करप्शन देखने को मिल रहा है इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री में। ओके, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईमानदारी से भाई काम करते हैं, उनको इतना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो एज इट इज करके लाए होंगे, लेकिन ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इतना ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं कि उनके बिल पास नहीं होते और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए जो करप्शन क्रिएट किया जा रहा है ना, करप्शन के चलते उनको जब आप कुछ पैसे दोगे, घूस दोगे, उसी के चलते वो फाइल को पुट ऑफ करेंगे और फाइल को पास करेंगे, नहीं तो वो पास ही नहीं करते भाई। इसीलिए करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो करप्शन के चलते जो ईमानदार व्यक्ति भी है ना, वो धीरे धीरे करप्शन की ओर जा रहे हैं। इसीलिए क्वालिटी घटता जा रहा है, बेटरमेंट घटता जा रहा है। ओके, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनसफिशिएंट रिसोर्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए जितना रिसोर्स चाहिए, क्या हम उतना रिसोर्स दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। इंडिया जैसे कंट्री में बेटर रिसोर्स एलोकेट करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर आप देखो कि अभी भी यूनिवर्सिटीज में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, स्कूल में जाओ, मॉडर्नाइजेशन उतना ज़्यादा टच कर ही नहीं पाया है। हम कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लाया है, 2020 का पॉलिसी लाया है, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में देखोगे, कॉलेज में देखोगे, वही चॉक एंड टॉक मेथड से ही टीचिंग्स हो रहा है। इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज एजुकेशन अब तक हुआ ही नहीं है। यानी कि जो रिसोर्सेस हमको देना चाहिए एजुकेशन को बेटर करने के लिए, उतना रिसोर्स हम एलोकेट कर ही नहीं पा रहे। इसीलिए तो जो रिच पर्सन है क्यों प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बेटर फैसिलिटीज़ है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर रिसोर्सेस है, जिस रिसोर्स को यूज करके वो बेटर एजुकेशन बच्चों को दे पा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो रिसोर्सेस की सफिशियंसी नहीं है। यानी कि इनसफिशिएंट रिसोर्स एक बहुत ही बड़ी हर्डल हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है। ओके, तो ये है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a key steps in the process of मैन पावर प्लानिंग? मैन पावर प्लानिंग का सबसे की स्टेप्स कौन सा है, प्रमुख स्टेप्स कौन सा है? ओके, यानी कि मैन पावर प्लानिंग में हम क्या करते हैं? तो जो पहला ऑप्शन है एनालाइजिंग द करेंट मैन पावर इन्वेंटर। एनालाइज करना, मैन पावर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, कितना डिफिसिट है या फिर कितना सरप्लस है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। तो उसको पहले हम एनालाइज करते हैं, जान पाते हैं। ये तो भाई एक्यूरेट है। ओके,
डेवलपिंग मार्केट स्ट्रेटेजी यहाँ पर डेवलप किया नहीं जाता। सेटिंग ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोटोकॉल को सेटिंग नहीं किया जाता। प्रोडक्ट क्वालिटी को एनहेंस नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ओके, एनालाइजिंग द करेंट सिचुएशंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशंस में किसके ऊपर ज़्यादा ये फोकस करेगा, मैन पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। कितना ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है, कितना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू पीटर डकलर व्हाट इज द फोकस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। पीटर डकलर जो कहते हैं उनके हिसाब से मैन पावर प्लानिंग का सबसे फोकस क्या है। एंटीसिपेटिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल नीड, फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल नीड्स होने वाला है उसको एंटीसिपेट करना ये नहीं है। मैन पावर में हम क्या करते हैं, मैन पावर को ज्यादा फोकस करते हैं, कितना है, कितना चाहिए, या फिर हमने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना ह्यूमन पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही ये घूमेगा। ओके, तो ये टेक्नोलॉजिकल नीड के ऊपर फोकस नहीं करेगा। एंटीसिपेटिंग द नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड सेटिंग स्ट्रेटेजिक टू मीट देम, यानी कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने सेट ऑफ एम्स लिए हुए उसको मीट करने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको एंटीसिपेट करना ही वास्तव में मैन पावर प्लानिंग है। तो ये इसका एक्चुअली राइट आंसर है। मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना ये नहीं है। न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स इंक्लूड्स फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज जो है वो कौन सा एजुकेशनल रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंस देते हैं, फंडिंग देते हैं, ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा ग्रूम हो सके। ओके, ये भी कुछ कुछ हद तक राइट हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स भी तो एलोकेट करते हैं, टीचर्स भी तो एलोकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज कहा गया है। तो प्राइवेट एंटिटीज आपको टीचर्स रिक्रूट करके नहीं देंगे। वो क्या कर सकते हैं, वो फाइनेंस आपको दे सकते हैं। उस फाइनेंस में आप क्या करोगे, आप एज ए इंस्टीट्यूशन शायद टीचर रिक्रूटमेंट कर सकते हो या फिर मैनेजमेंट में स्टाफ रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन कॉमन अगर देखोगे तो फाइनेंशियल रिसोर्स ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल सोर्स किसको कहा जाता है, हमने दो तरह के सोर्स पढ़े, एक हो गया एक्सटर्नल सोर्स और दूसरा हो गया इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स का मतलब हो गया अगर हम फंड विद इन द कंट्रीज पा रहे हैं, किसी भी हाल में विद इन द कंट्रीज में फंड आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, तो उसको कहा जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन अगर फंडिंग बाहर से हो रहा है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री हो रहा है, कंट्री के बाहर से आ रहा है, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्टूडेंट का जो फीस है वो इंटरनल सोर्स है। ओके, डोनेशंस जो लोकल बॉडीज दे रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज दे रहे हैं, वो इंटरनल सोर्स है। गवर्नमेंट जो ग्रांट्स दे रहा है वो इंटरनल सोर्स है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आएगा, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप यानी कि आउट ऑफ कंट्री से जो आ रहा है फंडिंग, ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्रोवाइड्स डेवलपमेंट ग्रांट्स टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में फंडिंग कौन देता है हायर एजुकेशन को, वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। ओके, और जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इश्यूज इज ऑफन साइटेड एज प्रॉब्लम्स इन द फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सबसे बड़ा इश्यूज क्या है फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन में, एक्सेसिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सेसिव बिल्कुल हो नहीं रहा है। ओके, इनसफिशिएंट गवर्नमेंट बजट बहुत ही इनसफिशिएंट है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाह रहे हैं 6% देने के लिए, लेकिन अभी तक भी हम 6% ऑफ जीडीपी दे नहीं पाए हैं। इनसफिशिएंट बजट है। बाकी भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ओवर फंडिंग नहीं हो रहा है भाई। इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी नहीं, एक प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है। तो ये था इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसके बाद बाकी कुछ चैप्टर्स भी देखेंगे जो कि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए हुए थे, जैसे टीचर्स एजुकेशन हो गया, या फिर कोरिकुलम हो गया, या फिर स्पेशल एजुकेशन। अभी जो ओपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।